Hello students, welcome to you all. I am PL, Anupam Public School and College channel. I will teach today about synthesis that I have guided to you some parts, and the ahead part I will guide you by using infinitive. By using infinitive. कल आप पार्टिसिपल के माध्यम से साधारण वाक्य को जोड़ना पढ़े थे। आज आप बाय यूजिंग इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को एक साधारण वाक्य बनाना है। इन्फिनिटिव, यहाँ पर आप इन्फिनिटिव के बारे में समझ लें। इन्फिनिटिव इज द वर्ड दैट डिफाइंस टारगेट और एम। इन्फिनिटिव वह शब्द है जो उद्देश्य को बताता है, ऑब्जेक्ट को बताता है, पर्पस को बताता है। द वर्ड टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन्फिनिटिव इन इंग्लिश ग्रामर। शब्द टू अंग्रेजी ग्रामर में इन्फिनिटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इफ समवन आस्क्स टू यू व्हिच वर्ड इज यूज्ड इन्फिनिटिव, यू विल आंसर इजीली द वर्ड इज टू। Again, I define you about the infinitive. Infinitive is the word that is used to clear the purpose of the subject. The verb which defines the object of the subject. The verb takes infinitive before it. जो वर्ब कर्ता के उद्देश्य को बताती है, कर्ता के उद्देश्य को प्रदर्शित करती है, उसी वर्ब के पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ऐसा हम कब पहचान कर सकेंगे विद्यार्थियों? जब आप दिए गए वाक्यों को अर्थ आप निकालोगे तो अर्थ निकालते समय यह एहसास होगा कौन सा वर्ब है जिससे कर्ता का वर्ब प्रदर्शित हो रहा है, और जोड़ते समय उसी वर्ब के पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग करके वाक्य को साधारण वाक्य बना देना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई हैव सम ड्यूटीज I must perform them। विद्यार्थियों भली भांत वाक्य को समझ लें। ये दो वाक्य है ये। एक वाक्य ये है जिसमें कर्ता आई है, दूसरा वाक्य ये है इसमें भी कर्ता आई है। दोनों वाक्यों को कर्ता एक ही है। ये आई क्या कह रहा है कि आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं। हमारे पास, ये आई कह रहा है, ये वाक्य कह रहा है कि आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, और मुझे उन कर्तव्यों को अवश्य निभाना है। अब दिए गए वाक्यों से यह स्पष्ट करना होगा, यह अर्थ प्रदर्शित करना होगा किस वाक्य में
वह वर्ब है जो कर्ता के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। उसी वर्ब को वाक्य से उठा करके और उस वाक्य में जोड़ देना है, जिससे एक फाइनाइट वर्ब रहेगी, एक फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव में बदल जाएगी। क्योंकि साधारण वाक्य बनाने के लिए एक वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता होती है। यदि एक से अधिक फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल यदि विद्यार्थी कर देते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसे वाक्यों को सिंपल वाक्य नहीं कहा जाता। तो विद्यार्थियों, आप लोग भली भांति समझ लें, साधारण वाक्य को जोड़ते समय एक ही फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इस वाक्य को साधारण वाक्य बनाएं तो इसका अर्थ सिंपल वाक्य हो जाएगा। सिंपल वाक्य हो जाएगा इसका आंसर, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। ये साधारण वाक्य हो गया, ये एक सिंपल वाक्य बन गया। इसमें फाइनाइट वर्ब सिर्फ यही है। तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। अब देम का मतलब यहाँ पर ये है, यही चीज़ है, इसलिए देम को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। अगला वाक्य, अगला एग्जाम्पल देखें। एकदम सिंपल तरीके से विद्यार्थी समझेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। He is very old. He cannot run fast. He cannot run fast. विद्यार्थी दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है, ही इज वेरी ओल्ड। पहले वाक्य में ये बेटा फाइनाइट वर्ब है इज। वेरी क्या है बेटा, ये आपका एडवर्ब है, और ओल्ड क्या है बेटा, ये आपका जो है एडजेक्टिव है। ये जो एडवर्ब है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, करता है। और ध्यान दे बेटे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता, जबकि एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अब बेटा दूसरा वाक्य है, आई कैन नॉट रन फास्ट। ही कैन नॉट रन फास्ट करता ही है, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। दो वाक्य हैं, दोनों अलग है बेटा। इसे सिंपल वाक्य बनाना है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। ऐसे वाक्य यदि विद्यार्थी आप लोगों के सामने आता है तो याद रखें, जो वेरी दिया है इसे आप दूसरे एडवर्ब में भी आप बदलेंगे। इसे दूसरे एडवर्ब बदलेंगे, ये दूसरा एडवर्ब होगा TWO, ध्यान दें। और इसके बाद कर्ता एक ही है, ये कर्ता गायब हो जाएगा। और इसके बाद आपका ये कैन नॉट, ये जैसे मॉडल वर्ब कहते हैं, कैन नॉट, वुड, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं बेटा। इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे बाद में। अब ये आपका बचा रन। रन बेटा वर्ब है, ये फास्ट क्या है, ये फास्ट आपका एडवर्ब है। अब इसी वर्ब के पहले आपको लगा देना है इन्फिनिटिव, तो वाक्य बन जाएगा सिंपल, ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। ये बेटा आपका सिंपल वाक्य हुआ। इस बार की बोर्ड परीक्षा में बेटा इसी स्तर के प्रश्न आए थे, आप ध्यान देंगे, आप आसानी से कर लेंगे आप लोग। इसी पार्ट का अगला एग्जाम्पल भी देख लें। रोहित could not
prepare the NDA examination he had not sufficient time। विद्यार्थी ध्यान दें बेटा, ये तीसरा एग्जाम्पल है। आप अच्छी तरीके से पाठ को समझें। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आपको बताते रहेंगे। रोहित कुड नॉट प्रिपेयर द NDA एग्जामिनेशन ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। रोहित उस NDA परीक्षा की तैयारी नहीं कर सका। बेटा थोड़ा सा हम यहाँ पर और जोड़ देते हैं एक शब्द वेल। रोहित कुड नॉट प्रिपेयर वेल द NDA एग्जामिनेशन, इसका अर्थ हो गया रोहित उस NDA परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से भली भांत नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। बेटा वाक्य है, ध्यान दें इसमें अर्थ हमने आपको पहले बता दिया है कि बेटा ये सिंथेसिस है, इसमें आपको अर्थ तो निकालना ही पड़ेगा, तभी आप पकड़ पाएंगे कौन सा वर्ब वह है जहाँ पर हमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। तो अर्थ निकालोगे बेटा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया राधिका बेटे? क्लियर हो गया? विवेक सिंह क्लियर हुआ? नहीं बेटा, ध्यान दें बेटा, ये जो रोहित है आपको हम पहले बता चुके हैं कि यदि प्रोनाउन प्रॉपर नाउन पहले आता है तो अगला वाक्य बनता है प्रोनाउन से, और ज़रूरत पड़ती है ज़रूरत के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार हमें सिंपल वाक्य बनाने के लिए ऐसी स्थिति में प्रॉपर नाउन का ही इस्तेमाल करना होगा ही के स्थान पर। तो हम लेंगे पहले क्या? रोहित। रोहित हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। रोहित हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। अब बेटा ध्यान दीजिए, रोहित के पास पर्याप्त समय नहीं था क्या करने के लिए। अब वर्ब आप खोजो बेटा, मिल गया होगा। शाबाश बेटे शाबाश, शाबाश विवेक सिंह, आपने बता दिया। हाँ ठीक बेटा, वेल थैंक्स बेटे। ये हो गया वेल। टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर वेल द NDA एग्जामिनेशन, द NDA एग्जामिनेशन। इसका अर्थ हुआ बेटे, रोहित के पास उस NDA की तैयारी करने के लिए, बेहतर तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। तो एक साधारण वाक्य बन गया। इसी तरीके से बेटे अर्थ निकालेंगे। अगला वाक्य भी एक और देख लें, एक और एग्जाम्पल देख लें। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
बेटा देखिए, इसमें आपको ये आसानी होगी, ये वाक्य आपका बहुत सरल होगा, क्योंकि अर्थ आप निकालोगे जिस वर्ब को इन्फिनिटिव में के साथ वाक्य में उपस्थित है, आसानी से आप उसे जोड़ देंगे। मिस्टर अशोक सर सेंट हिज सन टू दिल्ली। मिस्टर अशोक सर ने अपने पुत्र को कहाँ भेजा? दिल्ली को भेजा। ही वांटेड टू एजुकेट हिम देयर। यहाँ हिम का मतलब बेटा सन, पुत्र। वह वहाँ अपने पुत्र को शिक्षा दिलवाना चाहते थे। तो अर्थ निकालोगे बेटे तो आपका आंसर बन जाएगा मिस्टर, सिंपल सेंटेंस जुड़ जाएगा, आसानी से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अशोक सर सेंट हिज सन टू दिल्ली। क्या करने के लिए बेटा? ये कौन है? अशोक सर है। ये तो एक वाक्य बना है तो फाइनाइट वर्ब तो लानी ही पड़ेगी। अब यही क्या करने के लिए? एजुकेट, टू एजुकेट। शाबाश रिधिमा बिटिया, आपने सही बताया, टू एजुकेट। अब बेटा यहाँ सही, ये देर गायब हो जाएगा। थैंक्स बेटे, देर गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिल्ली पहले से उपस्थित है, दिल्ली पहले से यहाँ उपस्थित है। शाबाश बेटे। अब इन्फिनिटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी पुस्तकों में एक्सरसाइज दी गई होगी, आप इसे एक्सरसाइज को आप देख लेंगे। कहीं परेशानी होती है आप सब्सक्राइब कर लेना और वीर सर से संपर्क कर लेना। अगला टॉपिक देखें। दूसरा पार्ट रहा, तीसरा टॉपिक इसी में है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बेटा अब इस नियम के अनुसार आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीके से आपको मार्गदर्शित करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, असीमित। जो स्वतंत्र हो, असीमित हो। अर्थात बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब यह है वाक्य में दिए गए जो कर्ता हैं वो कर्ता एक न हो करके अलग अलग हैं। द गिवन सब्जेक्ट्स इन द डिफरेंट सेंटेंसेज, द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द डिफरेंट। बेटा ध्यान से फिर समझ लें, हिंदी में समझ लें। वाक्य में यदि एक कर्ता न हो करके अलग अलग कर्ता हों तो उन कर्ताओं को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से ही प्रदर्शित करेंगे। इन इंग्लिश द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन द sentences is called nominative absolute. Means, in other words, the subjects in the different sentences is not the same, is called nominative absolute. जैसे ध्यान दें, ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय बच्चों वाक्य के कर्ता को हटाना नहीं है, क्योंकि कर्ता भिन्न भिन्न हैं। जब कर्ता भिन्न भिन्न है तो हमें वाक्य के कर्ता को नहीं हटाना है, बल्कि जो वर्ब है उस वर्ब को हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल देना है।
अब जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को बदलेंगे, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलेंगे, ये वाक्य का भाव निश्चित करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बहुत साधारण तरीके से। इट वॉज संडे, इट वॉज संडे, द पोस्ट ऑफिस was closed। ध्यान दीजिए, पहला वाक्य क्या है बेटे, इट वाज संडे, संडे था, रविवार था। द पोस्ट ऑफिस वाज क्लोज्ड, डाक घर बंद था। ये वाक्य करता है इट, ये वाक्य करता है पोस्ट ऑफिस, तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो जोड़ते समय याद रखेंगे, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पहले दिन ही आपको बताए थे, यदि इज एम आर वाज वर होता है तो उसे हम बीइंग में बदलेंगे, और पैसो वाइस में है तो उसे हैविंग बीन में हम करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। तो बेटा इसे हम सिंपल सेंटेंस आसानी से बना देंगे। कोई बेटा बताए? ठीक बेटा, ठीक ठीक, शाबाश। इट बीइंग संडे, इट बीइंग संडे, फिर कामा हो जाएगा, द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस was closed, the post office was closed। तो ये बेटा आपका साधारण वाक्य बन गया। अगला एग्जाम्पल देखें। The bank was looted, the dacoits disappeared। बेटा ये वाक्य है, बैंक को लूट लिया गया और डिकॉइट्स फरार हो गए। द बैंक वाज लूटेड, ये वाक्य क्या है, द बैंक। अब इसके बाद क्या है, द डिकॉइट्स। बेटा समझ में आ रहा है? उसी नियम से आप चले जाइए, कोई परेशानी नहीं। ठीक, ये क्लियर हो गया। उसी वही एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल एकदम आसान एग्जाम्पल देखें। The examiner was absent।
The practical exam could not held. बहुत सरल एग्जाम्पल है बच्चों। द एग्जामिनर वाज एब्सेंट, एग्जामिनर अनुपस्थित था। द प्रैक्टिकल एग्जाम कुड नॉट हेल्ड, तो प्रैक्टिकल एग्जाम प्रायोगिक परीक्षा नहीं हो सकी। द एग्जामिनर बीइंग एब्सेंट, द प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा द एग्जामिनर बीइंग absent, comma, the practical exam could not held। बेटा समझ में आ गया होगा। और सरल एग्जाम्पल देखें। The school was closed all the students returned to their houses। टू देयर विलेजेस भी लिख सकते हैं। बेटा समझ में आ गया होगा आसानी से। इस तक का एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं। द स्कूल वाज क्लोज्ड, स्कूल बंद था। ऑल द स्टूडेंट्स रिटर्न, वापस चले गए। टू देयर विलेजेस, अपने गांव को। तो बेटा जुड़ गया आएगा, क्या हो जाएगा? द स्कूल बीइंग क्लोज्ड, comma, all the students returned to their villages। बेटा ये समझ में आ गया। ये आपका 2 पार्ट हुए सिंथेसिस का। अब आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं। ध्यान दें। I was returning to my village
from the office I saw a man he was very old. He looked ill. He was lying by the roadside. बेटा ध्यान दे, एक वाक्य है कि आई वॉज रिटर्निंग टू माई विलेज फ्राम द ऑफिस। उस ऑफिस से मैं अपने गांव को जा रहा था। आई साई मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था। ही लुक्ड इल, वह बीमार दिखाई देता था। बेटा थोड़ा सी इस वाक्य को और इफेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ही वॉज ओल्ड, वह बूढ़ा था। ही लुक्ड वेरी इल, यहाँ ले आते हैं। वह बहुत बीमार, वह बूढ़ा था। वह वेरी वाक्य में यहाँ भी आ जाते थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहाँ से हटा दिया गया। ही लुक्ड वेरी इल, वह बहुत बीमार दिखाई देता था, बहुत अस्वस्थ दिखाई देता था। ही वॉज लाइंग बाय द रोड साइड, वह रोड के किनारे पड़ा हुआ था। फाइनाइट और बेटा कैठे हैं, ध्यान दे, ये भी है, ये भी है और ये भी है। एक फाइनाइट वर्ब लगाना है, साधारण वाक्य बनाना है। ऐसे वाक्यों को आपको साधारण वाक्य बनाना है। तो बेटा क्या करेंगे, साधारण वाक्य बनाने के लिए इधर आएगा भी नहीं, और मिटाए। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर हो जाएगा। बेटा जब एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य का होना पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में व्हाइल का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? व्हाइल का। तो व्हाइल रिटर्निंग टू माई विलेज फ्रॉम द ऑफिस, ध्यान दें, ब्लैक बोर्ड जगह ना होने के कारण नहीं लिख पा रहा हूँ। व्हाइल रिटर्निंग टू माई विलेज फ्रॉम द ऑफिस आई सा एन ओल्ड मैन looked very ill lying by the road side। इस स्तर से ये आपका सिंपल वाक्य बन गया। बेटा इसे आप ध्यान से देखना, इस स्तर के वाक्य बाद में आपको फिर बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और दूसरे दिन आपका नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।